नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के एपिसोड में बात करेंगे इसरो द्वारा किए गए सफल प्रक्षेपण की और समुद्री पारिस्थितिकी पर हुए नए शोध की। इसके अलावा चर्चा करेंगे यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 5वें सैटेलाइट IRNSS-1E का सफल प्रक्षेपण। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट, वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को अमेरिका भेजने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर। बढ़ते तापमान से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हुआ प्रभावित, घट रही है फाइटोप्लैंक्टन पौधों की संख्या। जेसन 3 करेगा बढ़ते समुद्री जल स्तर का परीक्षण, तूफानों की जानकारी देने में भी करेगा मदद। और खोज खबर में चर्चा करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस की। और अब खबरें विस्तार से। साल की शुरुआत के साथ ही भारत ने सफलता की नई उड़ान भरनी शुरू कर दी है। इसरो द्वारा 20 जनवरी को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से IRNSS-1E का सफल प्रक्षेपण किया गया। IRNSS-1E 7 श्रृंखला वाले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का 5वां उपग्रह है। इससे पहले इसरो द्वारा 4 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। 1425 किलोग्राम वजन वाला IRNSS-1E अपने साथ 2 पेलोड्स लेके गया है, जिसमें कि रीजनल और नेविगेशन पेलोड्स शामिल हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल मार्च में IRNSS-1D की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अब इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के 5वें उपग्रह IRNSS-1E का सफल प्रक्षेपण किया है। IRNSS-1E को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C31 के जरिए 20 जनवरी की सुबह 9:31 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। करीब 1425 किलोग्राम वजन का IRNSS बनावट के लिहाज से काफी हद तक पिछले उपग्रहों जैसा ही है। ये अपने साथ 2 तरह के नेविगेशन और रेंजिंग पेलोड्स ले गया है। इनमें नेविगेशन पेलोड यूजर्स को नेविगेशन सेवा से जुड़े सिग्नल देगा, साथ ही L5 बैंड और S बैंड को भी ऑपरेट करेगा, जिससे सैटेलाइट की रेंज के बारे में सही जानकारी मिलेगी। IRNSS-1E के नेविगेशन पेलोड की सबसे बड़ी विशेषता है रूबिडियम परमाणु घड़ी, जो बेहद सटीक काम करती है। इसके अलावा IRNSS-1E लेजर रेंजिंग के लिए अपने साथ कॉर्नर क्यूब रेट्रो रिफ्लेक्टर्स भी ले गया है। IRNSS-1E इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों में 5वां है। इससे पहले IRNSS-1A, IRNSS-1B, IRNSS-1C और IRNSS-1D उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े जा चुके हैं। IRNSS भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसे इसरो ने विकसित किया है। मौजूदा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की तुलना में IRNSS नेविगेशन सिस्टम का नियंत्रण पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। ये सिस्टम टेरेस्ट्रियल और समुद्री नेविगेशन के साथ साथ आपदा प्रबंधन, गाड़ियों को ट्रैक करने और फ्लीट मैनेजमेंट में भी काफी कारगर है। यूं तो भारतीय अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बेहतर करियर की तलाश में अक्सर युवा विदेशों की ओर खींचे चले जाते हैं। आज दूसरे देशों समेत भारत में भी ब्रेन ड्रेन की समस्या बनी हुई है। यूएस नेशन साइंस फाउंडेशन के नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत
उन सभी एशियाई देशों में पहले स्थान पर है जहां से वैज्ञानिक और इंजीनियर्स अपना भविष्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिका जाते हैं। भारत के शोधकर्ता दुनिया के कई बड़े और अहम वैज्ञानिक पदों पर हैं और भारतीय शोध को दुनिया में काफी सम्मान की नजर से देखा जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अमेरिका में काम कर रहे शोधकर्ताओं में भारत का नाम एशिया में सबसे ऊपर है। ये रिपोर्ट अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के तहत नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स की ओर से प्रकाशित की गई है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में काम कर रहे एशिया के कुल 29,60,000 शोधकर्ताओं में करीब 1/3 यानी 9.5 लाख शोधकर्ता भारत के हैं। साल 2003 से 2013 के बीच अमेरिका में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या 21,60,000 से बढ़कर 29 लाख हुई, जबकि प्रवासी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की तादाद 34 लाख से बढ़कर 52 लाख तक पहुंच गई। इनमें करीब 57% आबादी एशियाई लोगों की है। भारत से अमेरिका जाने वाले ऐसे लोगों की संख्या साल 2003 से 2013 के बीच करीब 85% बढ़ी है, जिसके चलते भारत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी वैज्ञानिक और इंजीनियर न सिर्फ अमेरिका से डिग्री लेने में आगे हैं, बल्कि इनमें से 80% प्रवासी अमेरिकी मूल के समकक्षों के बराबर पदों पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा प्रवासी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और मैथमेटिकल साइंसेज और सोशल साइंस से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। धरती का बढ़ता तापमान आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं समुद्रों का भी तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अपने एक शोध में ये बताया है कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या में 20% की कमी आई है। सैटेलाइट द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के अनुसार पश्चिमी भारत के समुद्रों में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में सबसे ज्यादा कमी पाई गई है। फाइटोप्लैंक्टन समंदर में पाए जाने वाले बेहद सूक्ष्म पौधे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के प्राथमिक उत्पादन का करीब आधा हिस्सा समुद्री फाइटोप्लैंक्टन ही तैयार करते हैं। ये जलवायु प्रक्रिया और बायोजियोकेमिकल चक्र को प्रभावित करने के साथ साथ समुद्र में आहार श्रृंखला का संतुलन बनाए रखने के लिहाज से भी बेहद अहम है। दुनिया के दूसरे ट्रॉपिकल समुद्रों की तरह ही पश्चिमी हिंद महासागर भी गर्मियों में समुद्री फाइटोप्लैंक्टन का बड़ा बसेरा माना जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह ग्रीन हाउस उत्सर्जन और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उससे समुद्री इकोसिस्टम और फाइटोप्लैंक्टन भी अछूते नहीं रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे के शोधकर्ता डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कॉल के हालिया शोध के मुताबिक हिंद महासागर तेजी से गर्म होता जा रहा है, जिसका समुद्री इकोसिस्टम पर भी गहरा असर दिख रहा है। Due to the large-scale warming, there has been a sharp decline in the phytoplankton over the Indian Ocean, and this decline is up to 20% in the past 6 decades. So we have analyzed both observed data using different satellite sensors, and also used Earth system model historical simulations to understand the long-term changes in the these marine microscopic plants. इस अध्ययन से पता चला है कि पिछले 6 दशकों में हिंद महासागर में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन की संख्या करीब 20% कम हो गई है। सैटेलाइट से मिली हालिया तस्वीरों से पता चलता है कि पश्चिमी हिंद महासागर में तो पिछले 16 सालों में ही
करीब 30% फाइटोप्लैंक्टन कम हो गए। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन वाले हिंद महासागर का ये इलाका लगातार गर्म होता जा रहा है। With global warming, we are talking about increasing desertification on land. So does the same thing happen in the ocean? So this is one of the first studies to show that actually such a thing is happening right in your backyard in the Western Indian Ocean, where the warming of the ocean is actually increasing the so-called stratification or the energy needed to mix the colder waters into the surface, which is very critical for growing, let's say, the bottom of the food chain or the primary producers or the photosynthesizers in the ocean. पिछले 100 सालों में यहाँ की समुद्री सतह का तापमान 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है, जो कि धरती की सतह से कहीं ज्यादा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक समुद्र की सतह का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो स्तरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसा होने पर पानी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे इन पौधों का विकास प्रभावित होगा। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपे इस शोध में समुद्री इकोसिस्टम और उत्पादकता पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों की ओर ध्यान दिलाया गया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन की आबादी इसी तरह कम होती रही तो मछली उत्पादन में भी तेजी से कमी आ सकती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से समुद्री जल के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। दुनिया भर के समुद्री जल स्तर को मापने के लिए नासा द्वारा जेसन-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ये सैटेलाइट आने वाले तूफानों की जानकारी देने में भी मदद करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ता समुद्री जल स्तर पूरी दुनिया के लिए चिंता की बड़ी वजह बना हुआ है। इसे देखते हुए समुद्री स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि अचानक आने वाली किसी आपदा से निपटा जा सके। समुद्र की निगरानी की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जेसन-3 को लॉन्च किया गया है। जेसन-3 एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है। यूएस यूरोपियन ओशनोग्राफी सैटेलाइट मिशन का जेसन-3 दुनिया में समुद्री सतह की ऊंचाई का पता लगाएगा। करीब $18 करोड़ का ये मिशन नासा की मदद से नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लॉन्च किया गया है। इसमें फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट शामिल हैं। जेसन-3 को कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग एयर बेस से फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए 17 जनवरी को लॉन्च किया गया। सी लेवल में हो रही बढ़ोतरी का पता लगाने के साथ साथ जेसन-3 समुद्री तूफानों के बारे में भी जानकारी जुटाएगा, जिसकी मदद से अल नीनो और ला नीना के बारे में वक्त रहते पता लगाया जा सकेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक जेसन-3 के इकट्ठा किए गए आंकड़ों से सी लेवल में हो रहे परिवर्तन को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही ये मत्स्य उद्योग के प्रबंधन और अन्य समुद्री उद्योगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। उत्तर भारत में शीतलहर, ठंड से ठिठुरे कई शहर, दुनिया भर में यही हाल। कहीं नदी जमी, कहीं लोग बेहाल।
देखिए विशेष कड़ाके की ठंड आज शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों पर नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। सतत कृषि की दिशा में बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया है। सिक्किम में करीब 75,000 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि को सतत बुआई के लिए विकसित किए जाने को देखते हुए ऐसा किया गया है। साल 2003 में सिक्किम सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर ऑर्गेनिक खेती की घोषणा की थी और ये कामयाबी उसी का नतीजा है। दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र NSE में बनाए गए परमाणु ऊर्जा हॉल का परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव डॉक्टर शेखर बसु समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। It's a day of history for us because it always weighed on my mind that just because atomic energy has its headquarters in Mumbai, it doesn't get the kind of visibility or attention that it deserves in the union capital. And therefore, we have vindicated this anomaly by setting up this hall of nuclear power in the union capital of India today. परमाणु ऊर्जा हॉल को हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर एटम्स सर्विंग द नेशन का नाम दिया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली कई प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इसमें परमाणु चिकित्सा, खाद्य विकिरण, परमाणु ऊर्जा के अन्य दैनिक अनुप्रयोग, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और मानव कल्याण के लिए हो रहे अनुप्रयोगों के साथ ही परमाणु ऊर्जा पैदा करने, इससे जुड़े मूल तथ्य और परमाणु विकिरण प्रौद्योगिकी के गैर ऊर्जा उपयोग के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित की गई है। उत्तर भारत में परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित ये पहली स्थायी प्रदर्शनी है, जिसे शनिवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया। एक दुखद घटना में झारखंड के मयूराक्षी नदी से 14 जनवरी को करीब 500 मरे हुए कछुए बरामद किए गए। घटना से 3 दिन पहले ही पुलिस ने करीब 5,000 बरामद कछुओं को नदी में छोड़ा था। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कछुओं को ले जाने के दौरान चोट लगी होगी या कुपोषण की वजह से ऐसा हुआ होगा। इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। गौरतलब है कि कछुओं की तस्करी उन्हें पालने और कुछ दक्षिण एशियाई देशों में खाने के लिए भी की जाती है। अंतरिक्ष से जुड़ी एक बड़ी खोज को अंजाम देते हुए शोधकर्ताओं ने मिल्की वे में दूसरे सबसे बड़े ब्लैक होल का पता लगा लिया है। कीजो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तोमोहारू ओका की देखरेख में अंतरिक्ष विज्ञानियों की एक टीम ने मिल्की वे के मध्य में अदृश्य ब्लैक होल का पता लगाया है, जो आकार में सूरज से भी करीब 1 लाख गुना बड़ा है। इसके तहत गैस के एक बादल का अध्ययन किया गया, जो मिल्की वे के मध्य से करीब 200 प्रकाश वर्ष दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सबसे बड़ा ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अरहर हो या फिर चना, राजमा हो या फिर उड़द, हमारी थाली दालों के बिना अधूरी मानी जाती है। अलग अलग पकवानों में इस्तेमाल होने वाली दालें पौष्टिकता और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। पूरी दुनिया में दाल का अलग अलग रूपों में सेवन किया जाता है। दाल के इसी महत्व को समझाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 68वीं UN जनरल असेंबली द्वारा साल 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया गया है। अपने इस खास सेगमेंट खोज खबर में आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे क्या है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। कुदरत ने हमारी धरती को कई तरह की दालें और बीन्स पैदा करने की क्षमता से लैस किया है।
भारत का पारंपरिक भोजन तो दाल के बिना पूरा हो नहीं सकता। देश के अलग अलग समुदायों में दाल के कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। ये दाल हमारी आहार श्रृंखला का अहम हिस्सा है और करीब 10,000 सालों से इनकी खेती और उपभोग किया जा रहा है। इनमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर्स और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में भोजन के तौर पर इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। भूख, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के लिहाज से दाल काफी अहम है। इसके बावजूद आर्थिक पैमाने और पोषक तत्वों की गुणवत्ता के लिहाज से दाल को अभी तक उपेक्षित मान्यता नहीं मिल पाई है। हमारे भोजन का 15% से अधिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दालों से पूरी होती है, जो कि विश्व का जो औसत है वो लगभग 9% है। हमारे देश में कई हिस्सों में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की जो कमी चल रही है, यदि दालों की पर्याप्त उपलब्धता हो और भोजन में दालों को समुचित रूप से सम्मिलित किया जाए तो वो प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी और एक संतुलित भोजन मिलेगा। दालों के उत्पादन, व्यापार और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से साल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसका स्लोगन है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस अभियान का मकसद लोगों में प्रोटीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी किस्म की दालों से सेहत को होने वाले फायदे के बारे में बताना है। ये दालें आकार और रंग में अलग अलग तरह की होती हैं और इसमें 12 प्रकार की फसलें शामिल हैं। दाल सिर्फ जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन का ही विकल्प नहीं, बल्कि अमीनो एसिड्स और फाइबर्स के साथ साथ आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे विटामिन और मिनरल्स के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। फाइबर ज्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती और इसके सेवन से मोटापा नहीं होता। इसके अलावा डायबिटीज और अन्य वंशानुगत बीमारियों से बचाव में भी ये काफी मददगार है। दालों में प्रोटीन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता ही है, साथ में इनमें जो खनिज लवण है जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, वो विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और जो विश्व के बहुत सारे स्वास्थ्य संगठन ऐसे हैं जो आज दालों को हमारे भोजन का अभिन्न अंग बनाने की सलाह देते हैं, ताकि जो कई तरह की बीमारियां हैं जैसे मोटापा है, कैंसर है, रक्तचाप है आदि बीमारियों को कम किया जा सके या रोकथाम की जा सके। मांस और दूध के मुकाबले दाल न सिर्फ बेहद किफायती है, बल्कि इनकी खेती से पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट को भी कम किया जा सकता है। मटर और मूंगफली के पौधों से निकलने वाले नाइट्रोजन से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे रासायनिक खाद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इस अभियान का स्वागत करते हुए दुनिया भर के संगठन दालों की खेती और रोज के आहार में उसे शामिल करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।